ओके फाइन। सो बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। हमने देखा कि कैसे बोर की जो थ्योरी है वो सेमी क्लासिकल या सेमी क्वांटम थ्योरी है। हमने देखा कि बोर की थ्योरी किस प्रकार से सेमी क्लासिकल या सेमी क्वांटम थ्योरी है, सेमी क्लासिकल या फिर सेमी क्वांटम थ्योरी। ये चीज हम लोग लास्ट टाइम देखी थी। आई होप कि यू गाइज रिमेंबर दिस थिंग, राइट? सो बेसिकली उसका थर्ड पॉस्टुलेट हमने इस्तेमाल किया। थर्ड पॉस्टुलेट कौन सा पॉस्टुलेट? थर्ड पॉस्टुलेट En माइनस EP इज इक्वल्स टू एच न्यू वाला। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया, बाल्मर्स फॉर्मूला भी जिसे कहते हैं या बोर्स रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि बाल्मर की जो H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा सीरीज थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो दैट वाज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू सम रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। इस तरीके से हमको चीजें मिली थी, राइट? सो हाइड्रोजन एटम के लिए दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ वी कैन से। एज फार एज द 12th स्टैंडर्ड काइंड ऑफ सिलेबस इज कंसर्न्ड, ज्यादा ऊपर बढ़े नहीं हम लोग, तो इसमें ज्यादा डिटेल्स और मैंने ऐड नहीं किए। देयर आर करेक्शंस, देयर आर अदर थिंग्स, बट फिलहाल 12वीं के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो दिस इज अ परफेक्ट फॉर्मूला। अब मैंने इसके अंदर एक फॉर्मूला लिसन एनर्जी का इस्तेमाल किया था, E इक्वल्स टू माइनस ME रेज टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला मैंने यूज किया था, याद आ रहा है? और यहां पे z स्क्वायर भी था, बट एनीवे हाइड्रोजन के लिए Z1 है। तो ये फॉर्मूला आया कहां से? तो ये सब बोर के अचीवमेंट्स हैं। बोर ने जो बाल्मर्स फॉर्मूला क्रिएट किया वो उसका एक अचीवमेंट है, बट बोर ने और भी फॉर्मूले क्रिएट किए हैं। तो आइए हम लोग भी वो फॉर्मूले क्रिएट करने की कोशिश करें। तो जो बोर के 3 पोस्टुलेट्स हैं, पहले मैं उन्हें साइड में कहीं लिख देता हूं। तो बोर के देखो 3 पोस्टुलेट्स में से पहला है mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये पहला वाला है। दूसरा है mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई या फिर L इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई, सेकेंड पोस्टुलेट। और थर्ड जो है वो है En माइनस EP इज इक्वल्स टू h न्यू। याद आ रहा है? ऐसे 3 पोस्टुलेट्स हैं कि नहीं है? यस। तीसरा पोस्टुलेट इस्तेमाल करके मैंने बाल्मर फॉर्मूला बनाया। अब ये दोनों पोस्टुलेट्स इस्तेमाल करके मैं कुछ चीजें क्रिएट करूंगा, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैं कुछ फॉर्मूले क्रिएट करने जा रहा हूं और फटाफट देखिए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। यहां पर पहले ये फॉर्मूले को देख लो, ये फॉर्मूले को। इसमें से v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू या v स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, देखो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। एक r कैंसिल कर देंगे। अरे भाई यही फॉर्मूला मैंने वापस से यहां लिखा है दोबारा से, तो एक r कैंसिल कर दिया। v स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, ये बन गया E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। इज इट करेक्ट? अरे v स्क्वायर E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और ये m आ गया, करेक्ट है? इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1। अब ये कहां से आया था? फर्स्ट पोस्टुलेट से। फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट पे आ जाओ भाई, सेकंड पोस्टुलेट पे आ जाओ। सेकंड पोस्टुलेट यहां पे है। यहां से v निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? यहां से v निकल सकता है। सो मैंने लिखा mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। अब मैं क्या करूंगा, v को एक साइड में ले लूंगा, यहां पे आ जाएगा nh बाई 2 पाई mr। आया कि नहीं आया? v इक्वल टू nh बाई 2 पाई mr आया कि नहीं आया? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। v इक्वल टू nh बाई 2 पाई mr आ गया, इसको स्क्वायर कर दो। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। इज इट करेक्ट? हाँ क्या ना? राइट है ना? गुड। ये हो गया इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी गेट? अरे भैया लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो RHS भी सेम होगा, फिजिक्स का और मैथ्स का कानून है ये। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। आई होप कि ये बात सभी के पल्ले पड़ रही है ना? यहां से एक m कैंसिल, यहां से एक r कैंसिल,
और आई डोंट थिंक सो कि कुछ और कैंसिल हो रहा है। नहीं, हो रहा है यार, 4 कैंसिल हो रहा है एंड एक पाई भी कैंसिल हो रहा है, एक पाई भी कैंसिल हो रहा है। आई थिंक दैट्स इट। इससे ज्यादा और कैंसिल कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिए हमें क्या मिल रहा है। देखिए एक सेकंड, आर किधर है भाई? ये आर है ना, आर को उधर लेके जाओ, आर को उधर लेके जाओ। लेकिन उधर लेके जाने का मतलब लिखो एक साइड पे, खाली खाली एक साइड पे लिखो आर। तो आर को एक साइड पे लिख दिया, आर को एक साइड पे लिखो, बाकी सब कुछ इधर लेके आओ, बाकी सब कुछ इधर लेके आओ। तो बाकी जब सब कुछ इधर लेके आओगे तो आएगा आपको एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा? लिसन, अरे बाबा आर को उधर लेके गए, बाकी सबको इधर लाना है ना। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, नीचे 4 नहीं, पाई एम है ना, पाई एम और ई स्क्वायर है। सो पाई एम ई स्क्वायर। आई होप की बातें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो यार ये वाला स्टेप। एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई एम ई स्क्वायर आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर लेट्स नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ई स्क्वायर आर था, अरे ई स्क्वायर था ना, ये आर उधर लेके गया, ई स्क्वायर आर लेके गया कि नहीं लेके गया? और एप्सिलॉन नॉट उधर की उधर ही है। यहां पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई है, पाई एम। मुझे लेकिन आर चाहिए, तो बेसिकली आर के लिए मुझे क्या करना होगा? ई स्क्वायर को नीचे और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर, ई स्क्वायर को नीचे एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाना पड़ेगा ना। अरे हाँ के ना, बातें समझ पा रहे हैं हम लोग? तो आ गया ना ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं आर एन कहूं, आर एन, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो एच एप्सिलॉन नॉट पाई एम और ई, अरे सब कांस्टेंट है। एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट, हर चीज एक कांस्टेंट है, सिर्फ एन बदल रहे हैं। तो आर की वैल्यू एन पे डिपेंड कर रही है, एन बदलेगा तो आर भी बदलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो आर एन इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ये हो गया रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट। सुनिए, ये हो गया रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, nth बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो यहां पे 1 डालना पड़ेगा n में। तो जब हमने यहां पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें वैल्यू आई है, सुनिए जरा वैल्यू क्या आई है, देखिए हमें वैल्यू आई है R1 की। R1 की जो वैल्यू आई है, R1 पहला रेडियस, पहला ऑर्बिट, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट, उसकी वैल्यू में आई 0.529 इंटू 10⁻⁻10, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू। अरे यहां पे 1 डाला, H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाला, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाला, सबकी वैल्यू डाला, तो कुछ तो आएगा ना। तो इतना आया। अरे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या पता चल गया आपको? पता है? अरे अकल के पुतलो, अगर अपने अपनी टेक्स्ट बुक, लोअर क्लासेस की टेक्स्ट बुक को अगर आप सच मानते हो तो ये न्यूक्लियस है और उसके बाजू में पहले ऑर्बिट में के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे हाइड्रोजन में क्या रहता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, हाँ के ना? तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहता है। ये क्या है? कौन सा है? ये पहला ऑर्बिट है ना। अरे ये रेडियस 1 है। अरे तो आपको हाइड्रोजन एटम का साइज पता चल गया। हाइड्रोजन एटम का साइज कुछ और नहीं बल्कि 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अरे 10⁻10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम, और 0.529 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम। अरे आधे एंगस्ट्रॉम का एटम का साइज पता चल गया। अरे आपका जो बाल है, बाल आपका, अगर एक बाल में ऐसा उखाड़ूं और बाल को, ये देखो ये बाल है, ठीक है, डायनासोर का बाल है। ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। आप लोग का बाल मान लो ऐसा है, तो बाल को जब सामने से दिखेंगे तो बाल का ऐसा गोला दिखेगा ना भाई, गोला। अरे डायामीटर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे बाबा इसका डायामीटर दिखेगा ना। तो बाल का डायामीटर जानते हो कितना होता है? बाल का डायामीटर होता है 10⁻⁵। तो बाल के डायामीटर के अंदर 1,00,000 एटम्स बैठ सकते हैं हाइड्रोजन के। अरे बाल के डायामीटर पे 1,00,000 एटम्स बिठा सकते हो बाजू बाजू में, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही छोटा एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। तो बोर ने बता दिया ना यार, आधे एंगस्ट्रॉम का साइज बता दिया कि नहीं बता दिया एटम का। तो लोगों ने बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट भी किया और उनको लगभग यही वैल्यू आई एक्सपेरिमेंटली भी एटम की, बाय इनडायरेक्ट मेथड्स दे हैव डन इट।
सो मैथमेटिकली जो आया वो एक्सपेरिमेंटली भी आया, तो बोर की लोग जय जयकार करने लगे। बोर के बारे में लोग सही सही कहने लगे, बोले कि हाँ भाई इसकी थ्योरी में भले कुछ फ्लॉज हैं, बड़ी अजीब सी लगती है, कहीं से भी कुछ भी उठा के आधी क्लासिकल बातें बोला है, आधी क्वांटम बातें बोला है, लेकिन फिर भी आंसर आ रहा है। तो ये रेडियस हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, सब लोग याद रखेंगे। सो आर एन इज नथिंग बट 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो एन में 1 डाल दो तो डायरेक्टली 0.53 एंगस्ट्रॉम आ गया। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, मतलब अरे सुनो, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है कि नहीं जाता है? तो हायर ऑर्बिट में चला गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसका नाम क्या है? R2 है ना। अरे बाबा ये R1 है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां से वहां चला गया, तो यहां से वहां तक रेडियस कितना है? R2 है, ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का। तो R2 की वैल्यू के लिए आपको n में क्या डालना पड़ेगा? 2 डालना पड़ेगा। सेकंड ऑर्बिट डालना पड़ेगा, n में 2 डालना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आधा एंगस्ट्रॉम है, आधे को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाता है? 2 से नहीं, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाता है? अरे बाबा n में 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को आधे से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा ना। तो 2 एंगस्ट्रॉम जितना बड़ा ऑर्बिट है। अच्छा, यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। पहला ऑर्बिट अगर 1 है तो दूसरा ऑर्बिट सीधा 4 है। कंपैरिजन, पहला ऑर्बिट अगर 1 है तो दूसरा ऑर्बिट 2 नहीं है, दूसरा ऑर्बिट सीधा 4 गुना बड़ा है, तीसरा ऑर्बिट सीधा 9 गुना बड़ा है। अरे स्क्वायर में है ना भाई। समझ में आ रही बातें आप सभी के नहीं समझ में आ रही हैं? सीधा सीधा स्क्वायर में। अरे Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो हम लोग को जो बचपन में टेक्स्ट बुक्स में बताते थे कि यहाँ पे न्यूक्लियस बना है, यहाँ पे एक ऑर्बिट बना है, उसके बाजू में एक और ऑर्बिट बना है, बाजू में एक और ऑर्बिट बना है, गैप सेम रखते थे, ये बातें झूठ हैं। सच क्या है? थोड़ा सा सच है, एकदम 100% सच नहीं है ये। तो थोड़ा सच ये है कि एक अगर ये गैप कुछ तो है 1 मीटर, तो ये गैप सीधा 4 मीटर है। 1 2 3 4। और फिर दूसरा जो और एक गैप है वो सीधा 9 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 1 2 3 4 आ गया, फिर 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है? तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे सभी लोग, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपने हाइड्रोजन एटम के अलावा हाइड्रोजन लाइक एटम्स लिए, हाइड्रोजन लाइक बोले तो He+, लिथियम ++, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन तो इसमें 2 है, प्रोटॉन तो इसमें 3 है, लेकिन इनको भी हाइड्रोजन लाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उनके लिए खाली यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा Z, नीचे Z आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सिर्फ नीचे Z आ जाएगा। अरे तो हाइड्रोजन के लिए Z1 है, हीलियम के लिए Z2 है। अरे क्योंकि Z क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर होता है। Z क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर। ये मत कह देना गलती से इलेक्ट्रॉन का नंबर, नहीं, Z मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन का नंबर। अब आप बोलेंगे सर प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है? नहीं, एटम में सेम रहता है, आयंस में सेम थोड़ी ना रहता है। आयंस में तो आप इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देते हो ना। अरे सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 क्यों है? क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। आप बोलेंगे सर 11 इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। अरे लेकिन जब NaCl बनाते हो, NaCl, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, अब उसके 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन तो 11 है ना, तो प्रोटॉन 11 होने की वजह से आप उसको सोडियम बोलते हो। अरे वरना 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर बोलते तो अब वो नियॉन हो जाता, अब वो सोडियम नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन की वजह से एटॉमिक नंबर डिसाइड नहीं होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो हीलियम यहां पे 2 डाल देंगे, लिथियम यहां पे 3 डाल देंगे, तो अपने को उस हिसाब से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बट हम लोग हाइड्रोजन लाइक की बातें ही नहीं कर रहे हैं, सो लेट्स फॉरगेट दिस। हम लोग सबसे सिंपल एटम दुनिया का जो कि हाइड्रोजन है, सिर्फ उसी की बातें कर रहे हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये था रेडियस का कैलकुलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया है। रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, बोर ने जो प्रेडिक्ट किया, ये फॉर्मूला सभी लोग अपने दिमाग के खाके में बिठा लें। अब मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट मतलब यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो किस स्पीड से घूमता है, मुझे ये जानना है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है किसी ऑर्बिट में तो किस स्पीड से घूमता है। अच्छा, रेडियस का जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं यहां पे, ताकि रेफरेंस के लिए आपको बाद में काम आए, राइट? तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सो लिसन,
रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर। ये आपका जो है रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट आ गया। अब हम लोग वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी निकालेंगे यहां से। ये बहुत इजी दिख रहा है, और इसकी शक्ल बहुत आसान है। दोनों में से ज्यादा इजी ये है ना, अरे बाबा इधर v स्क्वायर है इधर v है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट, तो सेकंड पोस्टुलेट का इस्तेमाल करो। अरे यार इंक सूख गई ऐसा लग रहा है। तो सेकंड पोस्टुलेट का इस्तेमाल करो, सेकंड पोस्टुलेट का। सेकंड पोस्टुलेट में आपके पास है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। तो v बन जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर। हाँ के ना, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये और ये वेरिएबल है। अब मुझे nth ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालना है, तो मैं इसको रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट बोलूंगा। अरे फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी है तो फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस है, सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी तो सेकंड ऑर्बिट का ही रेडियस है, तो आर एन बोलूंगा। बट आर एन क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर। हाँ के ना? तो वी एन क्या बन जाएगा? देखिए वी एन क्या बन जाएगा, वी एन विल बिकम एन एच, गॉड डैम इट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, एन एच बाई टू पाई एम। आर एन की जगह पे क्या लिखूंगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर। यहां से एक एन कैंसल, एक एच कैंसल, एक पाई कैंसल, एक एम कैंसल, ऊपर चला जाएगा ये। तो वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई टू एन एच एप्सिलॉन नॉट। वी एन क्या बन गया? ई स्क्वायर बाई टू एन एच एप्सिलॉन नॉट। अरे बना के नहीं बना भाई? वेलोसिटी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट मिल गया हमें। एक सेकंड, यहां पर सुनिए, ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, खाली n बदलेगा ना, तो n में 1 डाल दो तो v1 मिल जाएगा। तो v1 की वैल्यू आती है 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फैंटास्टिक, इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक वैल्यू। लिसन, 2.18 into 10⁶। अरे समझ रहे हो ये कितनी स्पीड है? ये 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, अप्रोक्सीमेटली 1% स्पीड ऑफ लाइट। 1% स्पीड ऑफ लाइट का मतलब, अरे सुनो, अगर ये सच में थियरी राइट है, अगर ये क्लासिकल थियरी सच में राइट है, जो कि राइट एक्चुअल में नहीं है बट लगभग राइट है, तो ये जो थियरी है अगर ये राइट है तो इसके मुताबिक हमारी बॉडी में जो एटम्स हैं उसके बाजू में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इतनी स्पीड से काट रहा है। अरे जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, जितनी स्पीड से, अगर इस स्पीड से सीधा चलता, गोल नहीं घूमता, तो 45 मिनट में चांद पे पहुंच जाता। इट्स दैट फास्ट, इट्स हॉरेंडस स्पीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इट्स ह्यूज, बहुत ही खतरनाक स्पीड है ये, बहुत खतरनाक स्पीड है। तो इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। चलिए थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, थोड़ा सा जनरल। सो वी एन इज 2.18 into 10⁶ अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा और बेहतर फॉर्मूला बन गया, ट्रिक वाला, कि आपको यहां पे जब सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो 2 डाल दीजिए, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो 3 डाल दीजिए, दैट्स इट। आई होप ये बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? भाई सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं? फैंटास्टिक। ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट, और सेकंड पोस्टुलेट से निकल गया Vn। अरे Rn निकालने के लिए पहला पोस्टुलेट यूज किया, Vn निकालने के लिए सेकंड पोस्टुलेट यूज किया। बाल्मर सीरीज पता करने के लिए, बाल्मर फॉर्मूला निकालने के लिए थर्ड पोस्टुलेट यूज किया। अब एनर्जी वाला फॉर्मूला तो यहां कहीं नजर नहीं आ रहा है यार, एनर्जी तो मैंने निकाली नहीं अभी तक। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिए। Vn में लिख रहा हूं, Vn है ई स्क्वायर बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट। अच्छा याद रखिए, अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम रहा, हाइड्रोजन लाइक, तो उसमें नीचे यहाँ पे Z भी, मतलब नीचे नहीं ऊपर Z भी आ जाता है। हाइड्रोजन लाइक रहेगा ना तो Z भी आ जाएगा, बट हाइड्रोजन का Z कितना 1 है ना, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। हाइड्रोजन लाइक के लिए यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, मतलब सॉरी Z आ जाएगा, Z। आई एम सॉरी, दैट वाज द स्लिप ऑफ टंग। एनीवे मेरी जबान कभी बार फिसलती रहती है, बिकॉज मैं काफी तेज बोलता हूँ, काफी फास्ट बोलता हूँ,
आदत है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। सो लिसन मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं एनर्जी के फॉर्मूले पे। हमें एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। रेडियस मिल गया, स्पीड मिल गई, अब हमें एनर्जी जानना है कि एटम की एनर्जी कैसी रहती है। इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर पहले ऑर्बिट में है तो उसके पास क्या एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में है तो उसके पास क्या एनर्जी है। कैन यू प्लीज चेक वेदर द नंबर्स आर वर्किंग फाइन और नॉट? इट्स वर्किंग राइट, द रिकॉर्डिंग, ओके फाइन। सो नाउ लिसन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है nth बोर ऑर्बिट में, ठीक है। nth बोर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी है ये पता करना है। अच्छा सुनो, एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी नॉर्मली दो चीजों से बनती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी क्या होती है भाई किसी भी चीज की? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही होता है ना। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? नाउ लिसन, पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? अरे सबसे इजी पोस्टुलेट कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी के लिए इजी कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी के लिए इजी कौन सा है? फर्स्ट वाला, परफेक्ट। तो सुमैया जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि लिसन, mv स्क्वायर है ना, अरे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो लिसन, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। फर्स्ट पोस्टुलेट यूज कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r एलिमिनेट हो गया, दोनों जगह पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ इधर भी हाफ। अरे भैया यहां पे भी हाफ मल्टीप्लाई कर दो ना यार। सो ये हाफ mv स्क्वायर बन गया ना काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी आ गया ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बराबर है। बट काइनेटिक एनर्जी r पे डिपेंड कर रहा है और हर ऑर्बिट का r डिफरेंट है, रेडियस अलग है। अरे हर ऑर्बिट का साइज अलग है ना। तो इसको मैं कहूंगा Rn और इसको कहूंगा nth ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी। इसको कहूंगा nth ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो बेसिकली यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। अरे भाई सब्स्टिट्यूट कर दो यार। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे Rn की जगह पे? ये सो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e स्क्वायर। अरे रट लो यार, इसको रट लो हमेशा के लिए। पाई बाई कैंसिल, बस कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ई को ऊपर लेके जाओ। अरे पहले से ई स्क्वायर था, एक और ई स्क्वायर आ गया, क्या बन जाएगा? ई पावर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? सो एम ई रेस टू 4, ये गया ऊपर भाई, एम ई रेस टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बन गया एम ई रेस टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अरे तुम लोगों ने पढ़ा है यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी तो यूज कर रहे हैं, प्लस चार्ज न्यूक्लियस माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसी का तो थ्योरी यूज कर रहे हैं ना यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू Q इंटू V, ये आपने यूज कर चुके हो पहले 11th 12th में। पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। अरे तो इलेक्ट्रॉन हुज चार्ज इज Q या फिर E, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज Q है या E है, वो V नामक पोटेंशियल में घूम रहा है, V नामक पोटेंशियल में घूम रहा है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस E। अरे E तो वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल चार्ज क्या है? माइनस चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q इक्वल्स टू माइनस E, वो डाल दिया। और प्रोटॉन का जो पोटेंशियल है, प्रोटॉन के पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो प्रोटॉन का पोटेंशियल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस E बाई R। पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q कौन है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन का प्लस E आ जाएगा। और कौन सा Q घूम रहा है उसमें? माइनस E घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक प्रोटॉन के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन चुका है माइनस E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बट ये nth ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पे Rn लिखूंगा, तो माइनस E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Rn की जगह पे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर, पाई पाई कैंसल,
नया फॉर्मूला बन चुका है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट का, ये ऊपर चला जाएगा माइनस एम ई रेस टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस एम ई रेस टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट है, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट मिल जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट हमें मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी है एम ई रेस टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है, डिड आई कमिट सम मिस्टेक हियर? देयर सीम्स टू बी सम मिस्टेक। व्हाई डिड आई राइट 8? इट शुड बी 4। या थैंक यू, थैंक्स मिस आयशा जी। तो आप बेसिकली पहले बता देती तो मैं घबराता नहीं इस इक्वेशन को देख के। सो ये है 8, वो है 4, ठीक है, तो वो 4 है। तो माइनस एम ई रेस टू 4, अरे मैंने ऐड ही किया था लेकिन उसमें माइनस है ना, अरे बाबा टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैंने ऐड ही किया, लेकिन ये तो माइनस है ना पोटेंशियल एनर्जी खुद, इसलिए माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो एम ई रेस टू 4 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सभी चीजें बाहर निकाल लो, सभी चीजें। तो एम ई रेस टू 4 बाहर निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लिया, एन स्क्वायर बाहर निकाल लिया, एच स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 1/8 माइनस 1/4। यहां पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करो, तो ब्रैकेटेड पार्ट क्या बन गया 2/8। तो 1/8 माइनस 2/8, 1/8 माइनस 2/8 इक्वल्स टू माइनस 1/8। अरे 1/8 माइनस 2/8 क्या बन जाएगा? माइनस 1/8। तो बेसिकली En का जो फॉर्मूला है, En का जो फॉर्मूला क्या बन गया? सो En इज इक्वल्स टू माइनस 1/8 या फिर सिंपली माइनस एम ई रेस टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था, ये तो चाहिए था हमको। अरे भैया बातें खोपड़ी में घुसी आप लोगों की नहीं, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसको बॉक्स नहीं बना रहा हूं, इसको सेपरेट कर रहा हूं, आइसोलेट कर रहा हूं। ये हमने किया, सबट्रैक्ट किया, ठीक है। वैसे ये अलग पार्ट नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, ये अलग नहीं है, ये पूरा अलग है। पूरा अलग बोले तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन ए है, ए। अरे तो भैया ये जो मेन इक्वेशन ए है उसमें हमने 1 और 2 सब्स्टिट्यूट किया, 1 और 2 सब्स्टिट्यूट किया। सो पुट 1 and 2 इन ए, उसके बाद ही आया है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया ना, तो ये स्टेप आएगा और फिर इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप। सो लिख पा रहे हैं आप लोग? अरे भाई समझ में आया? अब जब मैं सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सारी वैल्यूज n को 1 डाल दूंगा, तो आंसर आता है, अच्छा आंसर जूल्स में आता है, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट है, मास भी केजी में है, चार्ज भी कूलम में है, एच भी जूल सेकंड में है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा एसआई सिस्टम में, जूल में आएगा। लेकिन हमें जूल में नहीं लेना है, क्योंकि जूल बहुत बड़ा होता है और एटम बहुत छोटा है, एटम की एनर्जी जूल में नहीं होती है, बहुत कम होता है। तो हम उसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और एक नया यूनिट बनाते हैं। अरे जूल को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे, नया यूनिट बनेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आंसर आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। पहला एनर्जी अंदर का जो शेल है ना, के शेल, न्यूक्लियस के बाजू वाला शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक जनरल फॉर्मूला, En is equals to -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे n स्क्वायर है ना, हाँ, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम रहेगा तो यहाँ पे z स्क्वायर भी आ जाता है, बाकी नहीं आएगा, ठीक है, z स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए z स्क्वायर विल नॉट बी प्रेजेंट। सो हमको एनर्जी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट मिल गया। सो अब चंद एनर्जीज चाहे तो याद रख सकते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जैम में, IIT जैम में कहीं भी काम आ सकती हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जैसे एनर्जी आपने याद कर लिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का -10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट नहीं 3.4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.51 है, फिर -0.85 है, -0.61 ऐसे कुछ तो है। आप लोग जरा 3-4 एनर्जीज कैलकुलेट कर लीजिए। अरे कैसे कैलकुलेट करना, बहुत ईजी है। 13.6 को 1 स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 से तो 13.6 आया, फिर 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, मतलब यानी कि 4 से डिवाइड किया तो 3.4 आएगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, फिर 16 से डिवाइड करेंगे, फिर 25 से डिवाइड करेंगे, तो 4-5 वैल्यूज आएगा ना, वो 4-5 वैल्यूज को रट लो, एकदम काम आ जाता है।
अरे कभी कभार रट्टा काम का भी है, ज्यादातर तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझना होता है, रट्टा नहीं मारना होता है। बट एंट्रेंस एग्जाम्स में टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी आप कर सकें चीजें, इसलिए कुछ चीजें रट लेना होती है, कुछ चीजें, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो ये आप लोग जरा थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने साबित कुछ नहीं किया है, खाली ढूंढ लिया है। तो बोर बहुत ही फेमस हो गया दुनिया में। तो बोर ने रेडियस बता दिया हाइड्रोजन एटम का, साइज पता चल गया ना एटम का क्या होता है साइज से। उसने वेलोसिटी बता दी, स्पीड बता दी, उसने एनर्जी बता दी, सब बता दिया, और बाल्मर फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। तो बोर की थ्योरी को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। आई होप ये बातें सभी के समझ में आई हैं। डू वी हैव एनी टाइम लेफ्ट? वी हैव ओनली 10 minutes, राइट? बोर की थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, तो एक काम करते हैं 10 minutes में उसको खत्म कर ही देते हैं, है ना? बट लेट्स जस्ट प्रे दैट दिस माइक डजंट गो ऑफ, सो जस्ट कीप अ वॉच ऑन दिस। जब ये हरी लाइट गई तो माइक बंद, ठीक है? तो थोड़ा इस पे ध्यान रखें। ओके, फाइन। सो मैं इसको हटा रहा हूं और बोर की थ्योरी को खत्म कर देते हैं ऑलमोस्ट, ताकि हम अगली बार थोड़ा सा हायर लेवल पे जा सके। 12th लेवल हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। 12th लेवल पे जितना एटम का पढ़ना था पढ़ लिया। ओके, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सभी लोग का ध्यान है। बोर ने अपने जो पॉस्टुलेट्स हैं उनका रीजन नहीं बताया था। रीजन नहीं बताया था मतलब डेरिवेशन नहीं किया था, मैथ्स नहीं किया था, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दे दिया, तभी तो पॉस्टुलेट्स है ना, क्योंकि उनका रीजन पता नहीं है। बट बाद में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुई डी ब्रॉय। डी ब्रॉगली लिखते हैं बट डी ब्रॉय बोलते हैं। तो लुई डी ब्रॉय, ये जो बंदा था, इट्स नॉट लुइस, इट्स लुई। प्रॉपरली तो लुई है, बट अमेरिकन लुइस भी बोल देते हैं, बिकॉज अमेरिकन जो लिखते हैं वही बोलते हैं। तो लुई डी ब्रॉगली या लुई डी ब्रॉय, जो भी आप कहना चाहें, आपको जैसा अच्छा लगे, बट ज्यादा नाम मत बिगाड़िए, है ना? तो इसने क्या किया सुनो, इसने एक फॉर्मूला बनाया, बहुत ध्यान से सुनना। इसने आइंस्टाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, mc², एनर्जी इज mc²। आइंस्टाइन का फॉर्मूला, वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला। पूरी दुनिया में जितने भी साइंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उस सबको मिला के जो साइंस जितने भी हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, सबको मिला के दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन यही है, E = mc²। व्हाट इज दिस E = mc²? एनर्जी इज इक्वल टू मिल्क इनटू चॉकलेट का स्क्वायर। इज इट लाइक दैट? चॉकलेट स्क्वायर्स, मिल्क इनटू चॉकलेट स्क्वायर? नो, इट्स मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। एनर्जी इज मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? सो E = mc², आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लुई डी ब्रॉगली ने इस्तेमाल किया, और प्लैंक का एक फॉर्मूला है E = hν, ये उसने इस्तेमाल किया, डी ब्रॉगली ने। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले को जब जोड़ा तो मिला mc² = hν। mc² = hν। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब न्यू क्या होता है? c/λ। सो mc² इज hc/λ। अब एक c काट दिया, देखो एक c काट दिया, एक c काट दिया, हाँ क्या ना, एक c काट दिया। सो यहां पे आपको लैम्डा को ऊपर लाना है और mc को नीचे लेके जाना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। नाउ लिसन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। c is the speed, m is the mass। c is the speed, m is the mass। mass into speed, mass into velocity क्या होता है भाई? मोमेंटम। मोमेंटम, mass into velocity is momentum। so lambda is h/p। समझ में आया? ये डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है, लैम्डा इज h/p। उसने कहा कि फोटोन के लिए अगर ये सच है, फोटोन के लिए अगर ये सच है, अरे फोटोन है ना, लाइट है ना, ये लाइट है ना, लाइट के लिए अगर सच है तो हो सकता है नॉर्मल पार्टिकल्स के लिए भी सच हो सकता है। He was not confirmed, इसलिए उसने c को हटा के v लिख दिया, बिकॉज पार्टिकल्स की स्पीड v हो सकती है बट c नहीं हो सकती। c आखिरी स्पीड है, दुनिया की सबसे आखिरी स्पीड कौन सी है? लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड से दुनिया में तेज कोई भी चल नहीं सकता, तो पार्टिकल की स्पीड कुछ और रहेगी। तो हो सकता है कि ये भी सच हो,
अगर ये सच है फॉर्मूला तो ये भी सच हो, ऐसा डी ब्रोगली का कहना था। इसलिए इसको कहते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस का नाम है। डी ब्रोगली को पता नहीं था कि सच है कि नहीं, पर उसको लगा कि ये सच है, उसको लगा कि ये सच है। अब वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि पार्टिकल्स, जिनको हम सिर्फ पार्टिकल समझते थे, हार्ड बॉल समझते थे, बॉल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक बॉल है, बॉल, एटॉमिक बॉल है, उसने बोला नहीं, जो लाइट है ना, लाइट जिसको हम सिर्फ वेव समझते थे, वो एक पार्टिकल भी है, लाइट का ड्यूअल नेचर है। वैसे जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसको हम पार्टिकल समझते थे, वो वेव भी है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है और अगर इलेक्ट्रॉन v स्पीड से चले तो उसकी जो वेवलेंथ बनेगी, उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो इलेक्ट्रॉन की भी वेव है, मैटर की भी वेव है। और जैसे रेडिएशन का भी पार्टिकल है, रेडिएशन का वेव का भी पार्टिकल है, वैसे पार्टिकल का भी एक वेव है, पार्टिकल का वेव, लैम्डा इज h/mv। बट ये वेव जो है ना, थोड़ा सा अजीब वेव है, इसको हम लोग मैटर वेव कहते हैं। एंड ये थोड़ा सा इमेजिनरी टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट इसके इफेक्ट्स बहुत ही रियल है। अब इसका क्या मतलब है वो आगे क्या आप समझोगे। ये है तो इमेजिनरी टाइप का वेव, बट इसका इफेक्ट बहुत ही रियल है। ये प्रोबेबिलिस्टिक वेव है, ये रियल वेव्स नहीं है, दीज आर नॉट फिजिकल वेव्स। अरे क्योंकि इनकी स्पीड निकालने जाओगे ना, ये वेव्स की स्पीड निकालने जाओगे, मैटर वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा आती है। सो दे आर नॉट फिजिकल वेव्स, दे आर नॉट रियल वेव्स, दीज आर काइंड ऑफ इमेजिनरी वेव्स, बट इनका इफेक्ट बहुत रियल है। वो बाद में हम समझेंगे फ्यूचर में ये क्या उसका मतलब होता है। बट बेसिकली लैम्डा इज h/p, ऐसा डी ब्रोगली ने कहा। अब सुनो, मैंने डी ब्रोगली का नाम बीच में घुसाया कैसे बोर की थ्योरी में, क्योंकि बोर ने सेकंड पोस्टुलेट ऐसे ही दे दिया था विदाउट एक्सप्लेनिंग कि वो पोस्टुलेट आया कहां से, कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी n टाइम्स h/2π। उसने हमें नहीं बताया था कि कहां से आया, बट डी ब्रोगली ने उसी को एक्सप्लेन किया। ध्यान से देखो, उसने बोला कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ही नहीं बल्कि एक वेव है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन यहां जो घूम रहा है ना वो एक वेव है। अब सुनो ध्यान से देखो, इधर देखो, ये देखो, वेव, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ डायग्राम बना रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट। उसने बोला सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है वो जो वेव बनाते हैं, फर्स्ट का तो थोड़ा मुश्किल है, थर्ड का मैं पहले बना लेता हूं। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। अरे दिस इज नॉट अ फिटजेट स्पिनर, फिटजेट स्पिनर नहीं है बाबा, ये समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट की वेव इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट में है उसकी जो वेव बनेगी वो ऐसी बनेगी। सेकंड ऑर्बिट की ऐसी बनेगी। फर्स्ट ऑर्बिट का थोड़ा बनाना हार्ड है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट में कैसा है मालूम है, खाली एक ही क्रेस्ट बनाना है और फिर एक ट्रफ भी बनाना है। ट्रफ कैसे बनाओगे? इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट, इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट। एक क्रेस्ट है फिर अंदर ही कुछ कहीं ट्रफ दिखाना है, बट दिस इज इजियर। सेकंड और थर्ड वाला बहुत ईजी है बनाना। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो उसने क्या बोला, सुनो, इलेक्ट्रॉन की वेव मर ना जाए, इलेक्ट्रॉन की वेव मर ना जाए, अरे अपने आप को काट ना दे, इंटरफेयर करके डिस्ट्रक्टिव ना इंटरफेरेंस ना हो जाए, तो मर ना जाए, उसके लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर स्टैंडिंग वेव बने, स्टैंडिंग वेव बने। और स्टैंडिंग वेव की कंडीशन आप लोगों ने पढ़ चुके हो 12th स्टैंडर्ड, आई थिंक 6th चैप्टर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसमें पढ़ चुके हो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन। स्टैंडिंग वेव की कंडीशन होती है कि जहां से शुरू हुई वेव वहीं लौट के आने पर, वो डिस्टेंस कवर करने पर उसमें n लैम्डा फिट होना चाहिए, n लैम्डा। तो यहां से अगर घूम के यहां लौटा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2πr। तो 2πr के अंदर n लैम्डा फिट बैठना चाहिए। अगर n लैम्डा फिट नहीं बैठा, थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो वेव अपने आप को काट डालेगी, लेकिन n लैम्डा फिट बैठ गया, मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक वेव फिट बैठ गई। दो क्रेस्ट दो ट्रफ, दो वेव्स फिट बैठ गई। तीन क्रेस्ट तीन ट्रफ, तीन वेव्स फिट बैठ गई। अगर ऐसा हो रहा है तो वेव अपने आप को नहीं काटेगी। लेकिन अगर जगह ऐसी है कि सिर्फ 2.5 वेव्स या 3.5 वेव्स या 1.5 वेव्स फिट हो सकती हैं, तो वेव अपने आप को काट के खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन तो जीने वाला है, इलेक्ट्रॉन तो जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि एक स्टैंडिंग वेव बन रही है एटम में, एक ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। और वो स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन होती है कि जो टोटल डिस्टेंस है वेव का, उसमें n लैम्डा फिट बैठना चाहिए, n लैम्डा फिट बैठना चाहिए। आपने जो 12वीं में पढ़ा है वो ऐसा है, अगर दो कीले लगे हुए, कीले, कीले मतलब नेल्स, दो कीले लगे हुए हैं, उसमें धागा है, तो क्रेस्ट और ट्रफ, अरे मतलब जाने वाली वेव आने वाली वेव मिला के जो 2l डिस्टेंस है, 2l डिस्टेंस, उसमें 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा फिट बैठना चाहिए।
जाके वापस आए, अरे यहां से शुरू हुई वेव और यहीं लौटा रिफ्लेक्ट होके। तो इस पूरे रास्ते में ये पूरा रास्ता क्या है, 2L है, तो 2L शुड बी एन लैम्डा, 2L इज एन लैम्डा, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पे हमारे पास है 2πr इज एन लैम्डा। अरे ये पहला है, धागे को ले लो, थोड़ा ताकत से खींचो छोड़ो, तो धागा ऐसा करेगा, गया टकरा के ऐसे आएगा। सो दो लूप्स बन गई ना, दो वेवलेंथ बन गई, अरे एक वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ, दो वेवलेंथ बन गई, 2 लैम्डा, 2L इज 2 लैम्डा। पहले में बनी थी 2L इज 1 लैम्डा, बाद में बनेगी ऐसा वाला 2L इज 3 लैम्डा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 2L इज एन लैम्डा, तो वैसे 2πr इज एन लैम्डा। एक सेकेंड, 2πr एन लैम्डा ये नॉर्मल फिजिक्स कहता है, लेकिन डी ब्रॉगली कहता है लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा क्या होना चाहिए, h/p, यानी के h/mv, यानी के ध्यान दीजिए एक सेकेंड, मुझे क्या लेना है, mv को इधर लेना है, देखो इधर देखो, mv लिया, mv इधर लिया, r पहले से ही था, ये h है, ये क्या है 2π है, नीचे 2π आया। व्हाट इज mvr? व्हाट इज mvr? इट इज l इज h/2π। एक सेकंड, आई एम मिसिंग सम n हियर, हाँ n आई हैव मिस्ड, n है ना इधर, अरे लैम्डा h/p है लेकिन n है ना, तो n है इधर, आ गया ना, सेकंड पोस्टुलेट प्रूव हो गया। अरे कितना इजीली प्रूव किया यार, खाली बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं वेव भी है, और अगर वेव को जिंदा रहना है तो उसे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना है, उसे स्टैंडिंग वेव बनाना है, और स्टैंडिंग वेव की कंडीशन क्या होती है, घूम जहां से शुरू किया वहीं से घूम के लौट आओगे, तो उसमें एन लैम्डा फिट होना चाहिए। अरे हाँ के ना, तो 2πr इज एन लैम्डा, लैम्डा इज h/p, हो गया ना, h/2π इज mvr, यानी L इक्वल्स टू nh/2π, हेंस प्रूव्ड। तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस भी बोर की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, बोर के सेकंड पोस्टुलेट को एक मैथमेटिकल बेस दे रहा है, इसलिए बोर की थ्योरी काफी हद तक मानी जाने लगी। और आज भी हम लोग ने, जबकि बहुत ही एडवांस थ्योरी बना दी है, फिर भी बोर की थ्योरी को एज अ रेफरेंस लेते हैं। समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही, आज का सफर यहीं तक खत्म हुआ। इसके आगे थोड़ा हम एडवांस लेवल ट्रीटमेंट करेंगे, विच विल इंक्लूड